न्यू रेंट एग्रीमेंट 2025। केंद्र सरकार ने न्यू रेंट एग्रीमेंट 2025 के नए नियम लागू कर दिए हैं। इन नियमों को लागू होने से मकान मालिक और किराएदार के बीच होने वाले विवादों पर लगाम लग सकेगी। इससे किराए पर रहना आसान और प्रॉपर्टी किराए पर देना भरोसेमंद होगा। हर रेंट एग्रीमेंट को 2 माह में रजिस्टर्ड कराना होगा। रजिस्ट्रेशन राज्य की ऑनलाइन प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन वेबसाइट या रजिस्ट्रार ऑफिस में कराया जा सकता है। तय अवधि में रजिस्ट्रेशन नहीं कराने पर 5,000 का जुर्माना लगेगा। रजिस्ट्रेशन के बिना एग्रीमेंट वैलिड नहीं होगा। सिक्योरिटी डिपॉजिट की बात करेंगे। अब रिहायशी घरों पर सिर्फ 2 महीने का किराया सिक्योरिटी के रूप में लिया जा सकेगा। बेंगलुरु जैसे शहरों में मकान मालिक साल भर का किराया एडवांस के रूप में ले लेते हैं। इससे किराएदारों पर वित्तीय दबाव बढ़ जाता है। अब नए नियमों के तहत कमर्शियल प्रॉपर्टी का 6 महीने का किराया एडवांस में दिया जा सकेगा। किराया बढ़ाने से पहले मकान मालिक को पहले से नोटिस देना अनिवार्य किया गया है। इससे मनमाने तरीके से रेंट बढ़ाने पर रोक लगेगी। नए नियमों में कहा गया है कि कोई भी मकान मालिक बिना उचित नोटिस और प्रक्रिया का पालन किए बिना किराएदार को घर से नहीं निकाल सकता। मकान मालिकों के लिए भी नए नियम आए। रेंट वसूली। अगर किराएदार 3 महीने या उससे अधिक समय तक किराया नहीं देता तो मामला ट्रिब्यूनल में भेजा जा सकता है, जो तुरंत फैसला देगा। विवादों के त्वरित निपटाने के लिए स्पेशल रेंट कोर्ट्स और ट्रिब्यूनल्स बनाए गए हैं, जिनका लक्ष्य है कि विवाद 60 दिन में हल किया जाए। रेंट पर टीडीएस कटौती की सीमा पहले 2,40,000 सालाना थी, जो इसे बढ़ाकर अब 6 लाख सालाना कर दिया गया है। टैक्स रिपोर्टिंग आसान होगी। किराए से होने वाली कमाई सीधे इनकम फ्रॉम हाउसिंग प्रॉपर्टी में गिनी जाएगी। मकान को अपग्रेड करने और रेंट कम रखने पर टैक्स छूट मिल सकेगी। ऐसे में फ्लैट मालिक ये साबित नहीं कर पाते कि ज़मीन पर उनका वास्तविक हिस्सा कितना है। यह वर्टिकल प्रॉपर्टी कार्ड इस कमी को पूरा करेगा। यह सेल डीड, शेयर सर्टिफिकेट जैसे दस्तावेजों के साथ कानूनी प्रमाण पत्र बनेगा। कार्ड में 2 बातें होगी: ज़मीन का कुल क्षेत्रफल और इमारत में हर फ्लैट मालिक का कितना हिस्सा है। किसी एक इमारत या हाउसिंग सोसाइटी में 100 फ्लैट मालिक हो सकते हैं, लेकिन मौजूदा ज़मीन रिकॉर्ड ये साफ नहीं बताते कि उस ज़मीन में किस फ्लैट मालिक का कितना हिस्सा है। नए वर्टिकल प्रॉपर्टी कार्ड में हर फ्लैट मालिक का ज़मीन में हिस्सा स्पष्ट रूप से दर्ज होगा। इससे स्वामित्व को लेकर स्पष्टता आएगी, खासकर उस ज़मीन पर जिसका उपयोग इमारत खड़ी करने में हुआ है और उन हिस्सों पर जो कॉमन एरिया के रूप में इस्तेमाल होते हैं। अभी कैसा है सिस्टम? मुंबई जैसे शहरों में ज़्यादातर फ्लैट मालिक केवल सेल डीड और शेयर सर्टिफिकेट के आधार पर स्वामित्व साबित करते हैं। ज़मीन का रिकॉर्ड पुराने कानूनों के तहत बिल्डर या सोसाइटी के नाम पर बना रहता है। इस कारण फ्लैट मालिकों का नाम सरकारी ज़मीन रिकॉर्ड में नहीं होता है। इससे विवाद होने पर असली स्वामित्व साबित करने में समय लगता है। किस तरह के विवाद हल होंगे, ये जानेंगे। ज़मीन रिकॉर्ड की अस्पष्टता के कारण अक्सर ये विवाद होता है कि फ्लैट जिस ज़मीन पर है उसमें कितना और किसका हिस्सा है। रीडेवलपमेंट में कौन कितना हकदार है। वर्टिकल प्रॉपर्टी कार्ड इस समस्या को ख़त्म करेगा। इससे स्वामित्व विवादों में कमी आएगी और अवैध निर्माण की रोकने में मदद मिलेगी। कब ये कार्ड मिलेगा? महाराष्ट्र सरकार की ओर से गठित एक उच्च स्तरीय समिति दिसंबर 2025 तक रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगी। नए फ्लैटों के लिए कार्ड जनवरी 2026 से अनिवार्य होगा। पुराने फ्लैट मालिक इसे 2 साल के अंदर बनवा सकते हैं। कार्ड के क्या फ़ायदे होंगे? जिस ज़मीन पर फ्लैट बना है उस पर घर खरीदारों का हक और मजबूत होगा। फ्लैट मालिकों का अधिकार स्पष्ट होगा। वर्टिकल प्रॉपर्टी कार्ड से फ्लैट की खरीद बिक्री आसान होगी। ज़मीन रिकॉर्ड में हर फ्लैट मालिक का हिस्सा दर्ज होगा। फ्लैट खरीदने के लिए बैंक से होम लोन लेना भी आसान होगा। मॉर्गेज आदि आसान हो जाएगा। अब बात करेंगे ई पासपोर्ट की। ई पासपोर्ट जारी होंगे, पुराने वैधता तक चलेंगे।
भारत अब दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जहां सबसे सुरक्षित और आधुनिक ई पासपोर्ट सिस्टम पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम 2.0 के तहत देश विदेश में अब तक 80 लाख से ज़्यादा ई पासपोर्ट जारी किए जा चुके हैं। विदेश मंत्रालय के अनुसार अब ई पासपोर्ट ही जारी होंगे। पुराने पासपोर्ट अपनी वैधता या अंतिम तिथि जून 2035 तक चलते रहेंगे। ई पासपोर्ट में कागज़ के साथ साथ एक चिप सी लगी होती है जिससे नकली पासपोर्ट बनाना नामुमकिन है। वह इमिग्रेशन पर चंद सेकंड में स्कैन हो जाते हैं। चिप में व्यक्ति के बारे में निजी जानकारी होती है। मंत्रालय का लक्ष्य जून 2035 तक देश में 100% ई पासपोर्ट लागू करना है। पासपोर्ट का इतिहास क्या है, अब ये जानेंगे। इंग्लैंड के राजा हेनरी पंचम ने 1414 में पहली बार ऐसे औपचारिक परिचय पत्र का आविष्कार किया जिसे पासपोर्ट कह सकते हैं। 19वीं सदी में रेलवे के आविष्कार के बाद यूरोप में यात्राएं बढ़ी, जिसके कारण पहले विश्व युद्ध तक पासपोर्ट की व्यवस्था लगभग समाप्त हो गई थी। उसी दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा के सवाल उठे और फिर आधुनिक व्यवस्था का विकास हुआ। 1920 में लीग ऑफ नेशंस का पासपोर्ट और कस्टम को लेकर पेरिस सम्मेलन हुआ और पासपोर्ट की मानक बुकलेट डिज़ाइन स्वीकृत हुई। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के बाद 1963 में अंतर्राष्ट्रीय यात्रा को लेकर सम्मेलन हुआ। 1980 में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन ने मशीन रीडेबल पासपोर्ट का मानक रूप बनाया। फिर बायोमेट्रिक्स पहचान को पासपोर्ट में शामिल किया गया। भारत में अंग्रेजी शासन के दौरान पासपोर्ट का उपयोग यूरोपीय व्यापारियों, अधिकारियों और सैनिकों के लिए होता था। भारतीयों को विदेश यात्रा के लिए प्रशासन से अनुमति लेनी पड़ती थी। स्वतंत्रता के बाद 1950 में भारत ने अपने नागरिकों के लिए आधुनिक पासपोर्ट प्रणाली शुरू की। पासपोर्ट एक्ट 1967 ने इसे और व्यवस्थित किया। फ़ोन चोरी हो जाए तो इस सरकारी पोर्टल पर दर्ज कराएं शिकायत। मोबाइल फ़ोन के बढ़ते इस्तेमाल के बीच फ़ोन के चोरी हो जाने के बाद बहुत से लोग फ़ोन दोबारा मिलने की उम्मीद तक छोड़ देते हैं, लेकिन टेलीकॉम विभाग का सियर पोर्टल लोगों की इस उम्मीद को टूटने नहीं दे रहा है। सरकारी पोर्टल सियर का एक दावा है कि ऐसे मामलों में वो 5 लाख से अधिक फ़ोन को ट्रेस करने में कामयाब रहा है। पिछले 2 सालों में इस पोर्टल पर दिल्ली के लोगों ने 8 लाख शिकायतें दर्ज की है। जानिए फ़ोन चोरी होने के मामले में केस दर्ज करा सकते हैं और अपनी शिकायत को किस तरह से लिख सकते हैं। ये है प्रक्रिया। मोबाइल चोरी होने की स्थिति में सबसे पहले www.seer.government.in पर जाएं। वेबसाइट के होम पेज पर लेफ़्ट साइड में दिखेंगे फ़ोन की जानकारी मांगने के बाद चोरी की जानकारी, जैसे कि फ़ोन कहाँ और किस राज्य में चोरी हुआ, इस बात की भी जानकारी ली जाएगी। इसके बाद कुछ पर्सनल जानकारी देनी होगी। सारी जानकारी देने के बाद सबमिट बटन को दबाएं। इस स्टेप को फॉलो करने के बाद फ़ोन ब्लॉक कर दिया जाएगा। इसके बाद फ़ोन को ट्रेस करके जानकारी दी जाएगी। अपनी शिकायत कहाँ तक पहुँची, आपकी शिकायत कहाँ तक पहुँची, इसे वेबसाइट से ट्रेस भी कर सकते हैं। अब बात करेंगे व्हाट्सएप की। व्हाट्सएप अपना नया फीचर लाने वाला है। बिना नंबर की होगी व्हाट्सएप कॉल, सिर्फ यूज़र नेम होगा। व्हाट्सएप जल्द ही ऐसा फीचर लाने की तैयारी में है जिसमें यूज़र्स को कॉल करने के लिए नंबर की ज़रूरत नहीं होगी, सिर्फ यूज़र नेम के ज़रिए ही कॉल कर पाएंगे। यह फीचर iOS और एंड्रॉयड दोनों तरह की यूज़र्स के लिए लाने की तैयारी है। इस फीचर के लॉन्च होने के बाद यूज़र्स को मैसेज करने के लिए भी नंबर की ज़रूरत नहीं होगी, सिर्फ यूज़र नेम सर्च करके ऐसा कर पाएंगे। हालांकि इससे स्पैम कॉल की समस्या बन सकती है। दावा किया जा रहा है कि स्पैम कॉल से बचने के लिए व्हाट्सएप इसके सुरक्षा फीचर्स पर भी काम कर रहा है।